Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of construction equipment and automation. In the previous lecture, we have discussed about the various construction equipments. तो हमने इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम इक्विपमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था और उसके साथ साथ मतलब कैसे कैसे इक्विपमेंट होते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। इक्विपमेंट से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता है वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक से, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ओके, तो मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सिलेक्ट करने से पहले हमें कौन कौन से क्राइटेरिया पे वर्कआउट करना चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया पे लुकआउट करना चाहिए, वो हमें ये टॉपिक से पता चलेगा। ओके, तो हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, अब जनरली मैं आपको बताऊँ तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा जो कि प्लान कर रहा होगा कंस्ट्रक्शन का, वो सबसे पहले कौन से मतलब सूटेबल इक्विपमेंट कैसे कहाँ से फाइंड करे और कैसे उसे साइट पे लगाए, उसके बारे में ऑलवेज जो है वो कंफ्यूज रहता है और बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सभी कॉन्ट्रैक्टर्स को मतलब फेस करने पड़ते हैं। ही शुड कंसिडर द मनी स्पेंड फॉर द इक्विपमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट। देखो वो सबसे पहले क्या सोचता है कि मतलब मैं मनी स्पेंड करूँ इक्विपमेंट पे एज एन इन्वेस्टमेंट विच ही कैन एक्सपेक्ट टू रिकवर। तो उसे वो क्या मतलब जो कोई भी अब अगर कोई भी बंदा है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी डालेगा तो उसको रिकवरी के लिए भी सोचेगा। तो ऐसे ही हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इक्विपमेंट जो है वो परचेस करने का सोच रहा है तो वो सबसे पहले ये भी सोचेगा कि उससे जो है वो पैसे मिलेंगे मेरे को प्रॉफिट के नहीं मिलेंगे। ओके, तो एक ये चीज़ है। A contractor does not pay for construction equipment but the equipment must pay for itself by earning। कॉन्ट्रैक्टर क्या है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए पे नहीं करता है। ओके, उसकी ऐसी टेंडेंसी होती है कि मैं मतलब इक्विपमेंट के लिए पे नहीं करूँगा लेकिन वो इक्विपमेंट खुद के लिए पे करेगा, यानी कि इक्विपमेंट में जो लूँगा उससे मेरे को अच्छी कमाई होगी, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा मतलब मनी मेकिंग के लिए वो इक्विपमेंट लेता है, क्योंकि वही काम अगर वो लेबर से कराए तो मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि लेबर से वो टाइडियस भी होता है वर्क और बहुत ही मतलब मनी स्पेंड भी उसमें होती है। इक्विपमेंट का इनिशियल जो है वो चार्जेस जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि इनिशियल जो अमाउंट होती है वो मतलब बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसके बाद में काम बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, तो ऐसे जनरल क्राइटेरिया है वो ध्यान में रखते हैं। लेकिन अगर हमारे इंजीनियरिंग व्यू से देखिए तो यहाँ पे मैंने 9 जो है फैक्टर्स जो है वो लिस्ट आउट किए हैं। तो हम वन बाय वन एक के बाद एक देखते हैं कि कैसे कैसे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं टू सिलेक्ट अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट। ओके, अब देखो लास्ट टाइम हमने जो मतलब क्लासिफिकेशन देखा था उसमें देखा था स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड स्पेशल इक्विपमेंट। जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो है वो ऐसा था कि वो बहुत मतलब वैरायटी ऑफ साइज़ में मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है। तो सबसे पहले जो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा या कोई भी बिल्डर होगा या तो कोई भी मतलब ग्रुप होगा, फर्म होगा, तो उनकी टेंडेंसी क्या रहती है कि हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट ही परचेस करें। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट जो है वो इजीली अवेलेबल होता है। डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड इक्विपमेंट मे बी ऑब्टेन्ड मोर क्विकली। आप मतलब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की डिलीवरी जो होती है ऑन साइट पे वो भी क्विकली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल इक्विपमेंट्स। ओके, और वो जो होते हैं स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स वो एक प्रोजेक्ट पे नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट पे हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ। ओके, यानी कि लाइफ टाइम हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने स्पेशल इक्विपमेंट अगर परचेस किया हो तो क्या होता है कि वो एक प्रोजेक्ट के मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए ही मतलब वो बाउंड्री में बन जाता है कि वही प्रोजेक्ट के लिए उसे यूज़ करना है, उसके बाद उसे कहीं बेच देना है या तो फिर उसका
कुछ मतलब सैल्वेज वैल्यू लेके फिर से रीसेलिंग में डाल देना है। ओके, तो ऐसा ही हम कर सकते हैं स्पेशल इक्विपमेंट के केस में, लेकिन स्टैंडर्ड में आप कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क ले सकते हो। तो इसलिए सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि कोई भी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर लेने से पहले इक्विपमेंट क्या देखता है कि वो जो इक्विपमेंट परचेस कर रहा है वो स्टैंडर्ड टाइप का हो, स्पेशल टाइप का ना हो। ओके, सेकंड जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स है। यानी जो जो भी मतलब इक्विपमेंट लेने का तो सोच लिया, लेकिन चलो अगर बाय चांस वो कहीं पे उसका मतलब ऐसा हुआ कि कोई मतलब स्पेयर पार्ट जो है वो ख़राब हो गया, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट। ओके, कोई भी इक्विपमेंट जो है उसके कितने स्पेयर पार्ट कितनी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो हम देखते हैं। उसके बाद जो है वो कोई भी मशीनरी को या तो कोई भी इक्विपमेंट चूज करते हैं। ओके, तो सेकंड फैक्टर है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। अगर आपको उसके पार्ट सही से मिल जाएंगे मार्केट में तो आप उसे बाय कर लोगे इजीली। ओके, थर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो एक है कि चलो हमने इक्विपमेंट ले लिया, सारे फैक्टर्स चेक कर लिए, आगे के दोनों दोनों रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट भी इजीली हो रहा है, स्टैंडर्ड टाइप का इक्विपमेंट भी है। तो अब जो थर्ड हमें चीज़ देखनी है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी वो इक्विपमेंट को हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट लगती है। आइदर वो इलेक्ट्रिकली मतलब ड्रिवन हो या तो फिर कोई ऑयल या पेट्रोल की वजह से चलता हो, तो वो फ्यूल कॉस्ट कितनी आती है वो हम देखते हैं। ओके, तो ये क्या है कि एक फुल प्रूफ मेजर है फॉर द सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी उसे ही हम खरीदेंगे, क्योंकि हम यूज़ करने के लिए तो वो इक्विपमेंट ले रहे हैं। अगर यूज़ करने के टाइम यानी कि ड्यूरिंग द यूजेस अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो आप उसे चूज़ नहीं कर पाओगे, या तो फिर उसके साथ रह नहीं पाओगे, उससे काम नहीं ले सकोगे जितना आपको चाहिए काम उतना। ओके, तो ये एक फुल प्रूफ मेज़र है आपका, जिसमें आप ज़्यादातर देखो यही पॉइंट है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, कि वहीं पर ही डिसाइड हो जाता है कि आपको कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। ओके, इसलिए इसको फुल प्रूफ बोला है, फुल प्रूफ मेजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ द इक्विपमेंट। फोर्थ जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट। द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन शुड बी डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, देखो एक हम मशीन कैसा लेंगे, ऐसा लगे कि वो कोई एक ही जगह पे काम कर सके। नहीं, हमारे कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे हम आपको पैरेलली काम करना पड़ता है। तो हम ऐसा इक्विपमेंट चूज़ करेंगे कि वो एक जगह पे नहीं, उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम स्पेसिस पे हो सके। ओके, बहुत सारी जगहों पे उसका यूटिलाइजेशन हो सके, ऐसे हम इक्विपमेंट चूज़ करेंगे। उसके बाद फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। Sometimes the selection of equipment has to be made from the available equipment held with the manufacturers or dealers। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब हमारी इच्छा तो बहुत होती है कि हम ऐसा इक्विपमेंट लाए वैसा इक्विपमेंट लाए, लेकिन मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी ना हो तो हमें डीलर से या तो फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होता है वो जो बनाते हैं वही इक्विपमेंट जो हमें परचेस करना पड़ता है। In the case of big projects, however, the specifications are laid by the project authorities and the manufacturers have to modify their existing specification to suit the job requirements। यानी कि बड़े प्रोजेक्ट्स पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है वो मतलब स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि फुल मतलब बनाते नहीं है जैसा आपको चाहिए स्पेशल वाले केस वाला। वो मतलब 50 to 60% ऐसा बनाते हैं कि जैसा आपको चाहिए, और बाकी का जो मॉडिफिकेशन है वो आप ऑन साइड पे जाके कर सको, ऐसा वो बनाते हैं। ओके, तो ये आपके लिए भी सही रहेगा और मैन्युफैक्चरर के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि अगर वो ओनली आपकी नीड के बेस पे बनाएगा तो आप तो एक यूनिट लेके ख़त्म कर दोगे। ओके, फिर तो वो लाइफ टाइम चलेगा, जहाँ जब तक उसका स्क्रैप नहीं बन जाता तब तक आप उसे यूज़ करोगे,
लेकिन मैन्युफैक्चरर का क्या? तो मैन्युफैक्चरर ये सोचेगा कि कोई भी इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे फिजिबल हो, ऐसा बनाना चाहिए। ओके, तो एक ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है सोर्सेस ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि इक्विपमेंट के सोर्सेस यानी क्या होता है, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एंड अदर यूजर्स of construction equipment frequently are concerned with a decision as to whether to purchase or rent equipment. Okay, कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी बिल्डर हो या तो कोई भी यूज़र हो, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट खरीदने से पहले वो कहीं से रेंट पे मिल सकता है कि नहीं, उसके बारे में सोचते हैं। ओके, लीज जिसे बोलते हैं कि लीज के ऊपर या तो फिर रेंट के ऊपर। रेंट हम यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इक्विपमेंट है, और यहाँ पे हम लीज बोलेंगे। ओके, तो लीज पे कोई इक्विपमेंट मिल रहा है कि नहीं, वो देखने का सबसे पहले जो है वो टेंडेंसी रहता है कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का, कोई भी बिल्डर का। अंडर सर्टेन कंडीशंस इट इज़ फाइनेंशियली एडवांटेजियस टू द परचेज, whereas under the under other conditions it is more economical and satisfactory to rent it. ओके, कई जगहों पे क्या होता है कि मतलब लीज पे लेना या तो रेंट पे लेना, वो जो है वो बहुत ही इकोनॉमिकली प्रूफ होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी ज़रूरत आपको एक ही प्रोजेक्ट पे पड़ती है, बाकी कोई प्रोजेक्ट में आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो अगर आपने कोई एक हैवी इक्विपमेंट ले लिया है, परचेस कर लिया है, तो वो आपके लिए और आपकी फर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। उससे अच्छा है कि मार्केट में अगर कोई दूसरा सोर्स हो उसे लीज करने का, तो आप इजीली लीज कर सकते हो उसे, और अगर ख़राब होता है इक्विपमेंट तो आप उसे वापस भी कर सकते हो। ओके, तो ये जो है वो है सोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट, मतलब कि उसे रेंट पे ले यानी कि लीज पे ले, या तो उसे परचेस करे। ये दो सोर्स है कोई भी इक्विपमेंट साइड पे लाने के, या तो आप उसे लीज पे लो या तो आप उसे परचेस करो। ओके, तो ये है सोर्सेज ऑफ इक्विपमेंट। कंट्री ऑफ ओरिजिन, एज फार एज पॉसिबल इक्विपमेंट जो है वो मतलब कैसा यूज़ करना चाहिए कि जो अपनी कंट्री में बना हो। ओके, दिस एनकरेजेस द इंडस्ट्री ऑफ द कंट्री एंड सेव्स फॉरेन एक्सचेंज। देखो अभी मतलब बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है कि जैसे लोकल फॉर वोकल है, और हम जो स्वदेशी मतलब चीज़ वस्तुएं जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने बॉयकॉट चाइना भी अभी अभी लेटेस्ट में चल रहा है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो है वो हमें यूज़ करने नहीं है, लोकल प्रोडक्ट्स जो है उसे बढ़ावा देना है। तो ये एक इसके रिगार्डिंग भी है कि अगर आप अपने देश की यानी कि खुद की मशीनरी जो है, मतलब खुद के देश का मेड किया गया हो, अगर सामान खरीदते हो, इक्विपमेंट खरीदते हो, तो उससे क्या होता है कि मतलब वहाँ की जो इंडस्ट्री है आपके देश की, आपकी कंट्री की, उसे जो है वो करेजेस मिलती है। एंड आपका जो फॉरेन एक्सचेंज मनी है, यानी कि इंपोर्ट करने का पैसा, एक्सपोर्ट करने का पैसा, ये सब जो है वो बच जाता है। When imports have to be resorted to, they should be preferably restricted to soft currency area. ओके, अगर ऐसा हो कि आपको मतलब बाहर से लाना ही पड़े, ऐसा हो इक्विपमेंट, और कहीं मतलब ऐसा ना हो सके कि आप वहाँ से ला सके, दूसरी कोई जगह से अरेंजमेंट ना कर सके और आपको बाहर से ही लाना पड़े, तो आपको कैसे चूज़ करना है कि जहाँ की करेंसी सॉफ्ट हो आपके मुकाबले। ओके, वही कंट्री आपको चूज़ करनी है और वहाँ से आपको इक्विपमेंट लाना है, क्योंकि ऐसा करोगे तो ही आपके फर्म के लिए वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। ओके, हमारा 8वां पॉइंट है ऑपरेटिंग फैसिलिटी। द इक्विपमेंट चूजन फॉर प्रोजेक्ट शुड बी सच दैट द ट्रेन ऑपरेटर्स फॉर द मशीन आर अवेलेबल। द इक्विपमेंट चूजन फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी सच दैट द ट्रेन ऑपरेटर्स फॉर द मशीन आर अवेलेबल। जो भी हमने मतलब इक्विपमेंट चूज़ किया है, वो क्या होता है कि उसके ट्रेन ऑपरेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसका कोई ऑपरेटर ही नहीं होगा, अगर उसे कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, तो हम वो इक्विपमेंट का क्या करेंगे।
तो ये ऐसी बात है। ओके, तो ऑपरेटिंग जो है वो सबसे पहले होना चाहिए कि ऑपरेटिंग इजीली होना चाहिए। उसके बाद 9th पॉइंट है आपका सूटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए मतलब सूटेबिलिटी क्या है इक्विपमेंट की, वो भी आपको परचेस करने से पहले देखना चाहिए। सबसे पहले तो यूज़फुल लाइफ देखनी चाहिए मशीनरी की, इक्विपमेंट की, कि वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है या नहीं चल सकती है, कितने टाइम चल सकती है, उसकी एज क्या है, ऐसा हमें देखना चाहिए। इफ़ द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इज़ लॉन्गर इट शुड बी पॉसिबल टू यूज़ द इक्विपमेंट फॉर अदर प्रोजेक्ट। लाइफ से हमें क्या लेना देना इक्विपमेंट की, तो ये बात है कि अगर उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी तो हम एक प्रोजेक्ट के बाद उसको दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सूटेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर द फ्यूचर। अभी मतलब प्रेजेंट के लिए उसे यूज़ करना है ऐसा नहीं है, उसे हम आगे भी इन फ्यूचर भी यूज़ कर सके ऐसा हमें इक्विपमेंट जो है वो परचेज करना है। ओके, तो ऐसे जो 9 पॉइंट्स है वो मतलब ऐसे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो इतने पॉइंट्स जो है वो, इतने फैक्टर्स जो है वो आपको मतलब माइंड में लेने हैं बिफोर परचेसिंग एन इक्विपमेंट। ओके, उसके बाद जो है, उसके बाद का आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। ओके, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में हुआ, वैसे देखो हमने ये क्लासिफिकेशन तो देख लिया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, मतलब इक्विपमेंट्स को मतलब 6 और 7 जो मेन जो उसके ऑपरेशन है उसके ऊपर से डिनोट किया जाता है। सबसे फर्स्ट है उसमें से अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अब देखो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट यानी कि हम जो एक्सक्वेशन करते हैं, तो एक्सक्वेशन करके जो मतलब मिट्टी निकालते हैं, मतलब वहाँ से जो अर्थ निकालते हैं उसे हम अर्थ बोलते हैं। वैसे देखने जाए मतलब लोकल लैंग्वेज में तो उसे हम मिट्टी बोलते हैं। तो वो जो मिट्टी निकलती है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो यूज़ होते हैं उसे हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट बोलते हैं। सेकंड जो है वो हॉलिंग इक्विपमेंट। थर्ड जो है वो कन्वेइंग इक्विपमेंट, हॉलिंग एंड कन्वेइंग। तो कन्वेइंग आपको पता है कि कन्वे में क्या होता है कि मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन कौन से मतलब इक्विपमेंट यूज होते हैं वो सब। एग्रीगेट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट, एग्रीगेट और कंक्रीट प्रोडक्शन के इक्विपमेंट यानी कि कंक्रीट मिक्सचर मशीन है या तो फिर बैच प्लांट है, कंक्रीट मिक्सिंग प्लांट है, बैच प्लांट है, ये सब जो है वो एग्रीगेट एंड कंक्रीट प्रोडक्शन इक्विपमेंट में आते हैं। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट, अगर आपको कहीं पे पाइल्स जो है वो फिट करनी है, फिक्स करनी है, तो आपको पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट चाहिए होगे साइट पे। ओके, टनलिंग एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, कई बार अगर आप टनल्स में या तो कई बार आप रॉकी रीजन में अगर काम कर रहे हो जहाँ पे बहुत सारे मतलब रॉक्स अवेलेबल हो और उससे आपको डील करना हो, तो अब आपके लिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या हमें रोडवेज के प्रोजेक्ट में टनल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, तो उसके लिए हमें ड्रिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो उसके लिए टनलिंग एंड रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट जो है वो काम आते हैं। पंपिंग एंड डी वाटरिंग इक्विपमेंट, मतलब जो वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि हम जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे डी वाटरिंग करने की ज़रूरत भी पड़ती है और कई बार पंपिंग करने की भी ज़रूरत पड़ती है पानी बाहर निकालने के लिए। ओके, तो उस टाइम पे हम पंपिंग एंड डी वाटरिंग इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे मतलब ऑपरेशंस की बेस पे हमने ऐसे 6 और 7 जो मेन टाइप्स है हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के वो बनाए हैं। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है हमारा अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में 2 तरह के होते हैं। अर्थ मूविंग मैंने जैसे बताया था कि जैसे एक्सकर्शन करना और एक्सकर्शन की गई हुई मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो उसमें 2 टाइप के इक्विपमेंट यूज होते हैं। एक है आपका एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट यानी कि जो एक्सकेवेशन करेगा, और सेकंड जो है वो एक्सकेवेटिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट।
यानी कि सेकंड में क्या होगा कि वो एक साइड से एक्सकेवेटिंग भी करेगा और अर्थ मूविंग भी साथ साथ में करेगा, ऐसे इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये जो है वो दो मेन मतलब अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स है, उसका क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स का। तो उसके टाइप्स में सबसे फर्स्ट जो है वो है पावर शॉवेल। तो पावर शॉवेल सबसे पहले क्या है वो मैं आपको फिगर के थ्रू बताना चाहूँगा। तो ये आपकी पावर शॉवेल है। अगर आप 3D इमेज देखना चाहोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो ऐसा पावर शॉवेल आप सभी ने देखा होगा जो कि एक्सक्वेशन करने के लिए काम आता है। ये बकेट जहाँ पे मेरा कर्सर है वो क्या करता है कि अर्थ को एक्सक्वेट करता है। ओके, ये आइधर मतलब ये वर्टिकली करता है, वैसे आइधर डाउनवर्ड करता है, आइधर अपवर्ड भी कर सकता है। ओके, तो ये पावर शॉवेल है आपकी, जिसे आप मतलब जैसे भी बोलते हो वो भी बोल सकते हो। ओके, तो पावर शॉवेल आर यूज टू एक्सक्वेट द अर्थ and load into the trucks or tractor pulled wagons or onto conveyor belts। पावर शॉवेल क्या करते हैं कि एक्सक्वेट करते हैं अर्थ को, और वो जो लोड वहाँ से अर्थ में से निकल रहा है उसे ट्रक्स में डालते हैं, या तो फिर ट्रैक्टर में डालते हैं, या तो फिर कन्वेयर बेल्ट में उसे ट्रांसफ़र करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये पावर शॉवेल का काम है, अर्थ को एक्सक्वेट करना। They are capable of excavating all classes of earth except solid rock without prior loosening। पावर शॉवेल्स है वो सभी टाइप के क्लास के मतलब सभी सभी टाइप के क्लास के जो अर्थ होती है उसे एक्सक्वेशन करने का काम करता है, सिवाय एक के सॉलिड रॉक विथआउट प्रायर लूजनिंग। अगर सॉलिड रॉक है और उसे हमने प्रायर लूजनिंग यानी कि उसको सॉफ्ट बनाने की मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं की है, तो हम यहाँ पे पावर शॉवेल नहीं यूज़ कर सकते। ओके, बाकी सभी जगहों पे जनरली पावर शॉवेल यूज़ होती है। दे मे बी माउंटेड ऑन क्राउलर ट्रैक्स विच हैव वेरी लो ट्रैवल स्पीड बट कैन बी ऑपरेटेड ऑन सॉफ्ट ग्राउंड। ओके, अब ये जो पावर शॉवेल होती है वो दो टाइप की होती है, उसमें दो टाइप के व्हील्स होते हैं। एक जो हमारे सिंपल व्हील्स होते हैं वो, और एक जो क्राउलर ट्रैक्स होते हैं। अब क्राउलर ट्रैक्स यानी क्या, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मतलब हम जो टैंक यूज़ करते हैं, मतलब जो आर्मी में जो टैंक यूज़ होती है उसके जो व्हील्स होते हैं रोलर्स वाले, वो पूरा मतलब बेल्ट होता है टायर के ऊपर, तो उसे हम क्राउलर ट्रैक्स बोलते हैं। ओके, क्राउलर ट्रैक्स वाली जो मतलब पावर शॉवेल होती है वो बहुत ही धीरे धीरे चलती है, बहुत ही लो स्पीड से चलती है। ओके, लेकिन अगर उसे हम सॉफ्ट ग्राउंड पे यूज़ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। एंड सेकंड टाइप है जो नॉर्मल है, वो हम सबको इजीली देखने को मिलता है। दे मे बी माउंटेड ऑन रबर टायर व्हील्स which have higher travel speed than the crawler mounted units and are useful for the jobs where travel is necessary and where road surface and ground are firm। ओके, तो मतलब ये जो पावर शॉवेल है व्हील्स वाली, उसे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? रोड सरफेस पे यूज़ करते हैं, या तो फिर ग्राउंड में जहाँ के आपका मतलब जो मतलब बेस होता है वो फॉर्म होता है, वहाँ यूज़ करते हैं। अगर हमें हमारे एरिया में ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़ती है साइड पे अगर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है इक्विपमेंट का, तो उस टाइम पे हम ये व्हील्स वाली जो है वो पावर शॉवेल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका पावर शॉवेल। अब ये पावर शॉवेल का ऑपरेशन है जो यहाँ पे दिखाया है। ओके, ये मैंने जैसे बताया ऐसे वो या तो वर्टिकल डाउनवर्ड करती है या तो वर्टिकल अपवर्ड करती है। ये कैबिन है जहाँ पे मतलब आपको ऑपरेटर जो है वो बैठा होगा। माउंटिंग है यानी कि इसको एक जगह पे सेट कर देना है सबसे पहले। फिर ये बूम है और यहाँ पे होइस्ट लाइन है, तो ये होइस्ट लाइन वाली है। ओके, और यहाँ पे डीपर स्टिक है और ये है डीपर। यानी डीपर क्या होता है कि वो मतलब एक डिवाइस होती है कि जहाँ से आपको वो जैसे मैंने ये 3D फिगर में आपको बकेट दिखाया था वैसे ही आपका डिपर होता है। ओके, ये बकेट बोल सकते हैं, डिपर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसे। तो 3D में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये ऐसे जो है वो एक्सक्यूशन करने का काम करता है।
देखो यहाँ पे लिखा है फेस ऑफ द अर्थ टू बी एक्सक्यूटेड, यानी ऐसे वर्टिकल हमें अगर कोई मतलब ट्रेंच बनाना हो तो हम उसे पावर शॉवेल की मदद से बना सकते हैं। ओके, तो पावर शॉवेल अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि पावर शॉवेल क्या है। ओके, उसके बाद जो पार्ट है आपका वो है बैक हो, यानी कि आपका सेकंड जो इक्विपमेंट है वो है बैक हो। तो बैक हो में क्या होता है देखते हैं। बैक हो जो है उसे हम एज यूजल हो भी बुलाते हैं, जिसे HOE से डिनोट किया जाता है। बैक शोवेल एंड पुल शोवेल, बैक शोवेल भी बोल सकते हैं, पुल शोवेल भी बोल सकते हैं, बैक हो भी बोल सकते हैं एंड ओनली हो भी बोल सकते हैं। इसका काम क्या है, तो यूज टू एक्सक्वेट बिलो द सरफेस ऑफ इक्विपमेंट इट केव्स इनटू द ग्राउंड। ओके, यानी मतलब ग्राउंड सरफेस जहाँ पे मतलब इक्विपमेंट आपने लगाया है ये बैक हो, वहाँ से नीचे के साइड जो है वो एक्सक्वेशन करने के लिए बैक हो जो है वो यूज़ होती है। उसके बेसिक पार्ट्स में है बूम, बूम फुट ड्रम, स्टिक बकेट, जैक बूम, बूम शिव एंड बकेट शिव। ऑपरेशन में लिखा है सिमिलर टू सॉवेल एक्सेप्ट इट मेक्स आउटवर्ड स्ट्रोक्स वाइल डिगिंग। ओके, बैकहो में क्या है कि बैकहो में वो देखो, जैसे मैंने आगे बताया, आगे जो आपकी पावर शोवेल थी वो क्या करती है कि ओनली एक्सक्वेशन का काम करती है। वो अर्थ जो मतलब मटेरियल निकला है वहां से एक्सक्वेशन के थ्रू, तो उसे और जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकती है। लेकिन आपकी बैक हो जो है वो उसे दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट मेक्स आउटवर्ड स्ट्रोक्स वाइल डिगिंग। वो डिगिंग भी कर सकती है और आउटवर्ड स्ट्रोक्स भी ले सकती है। उसकी एप्लीकेशंस जो है वो ट्रेंचेस, फुटिंग्स, बेसमेंट्स एंड टू ट्रिम द सरफेस, उतनी जगह पे हम उसे यूज़ करते हैं बैक हो को। तो बैक हो का फिगर देख लेते हैं कि बैक हो क्या है। देखो यहाँ पे कैबिन है जहाँ पे आपका ऑपरेटर बैठा होगा, ये स्टिक सिलेंडर है, यहाँ पे बकेट सिलेंडर है, ये स्टिक्स है बकेट की, ये आपकी पूरी बकेट है, ये ट्रैक लेवल है कि जहाँ पे आपका क्राउलर ट्रैक बेस जो है वो रखा है। अब देखो ये जो है आपको दिखा रहा है डिगिंग एक्शन। ओके, आप यहाँ से जो है ये बकेट जो है वो ले जाओगे, एक्सक्वेट करोगे, उसे ऊपर उठाओगे और यहाँ से पीछे भी आप उसे डाल सकते हो। इसलिए इसका नाम जो है वो बैक है, बैक हो है, या तो मतलब जो पुल शोवेल बोलते हैं, बैक शोवेल बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम बैक शोवेल हुआ है। ओके, शॉवेल, पावर शॉवेल में क्या था, आप ओनली खाली डिगिंग कर सकते हो, आप जो है वो आउटवर्ड स्ट्रोक्स जो है वो नहीं ले सकते हो। लेकिन इसमें आप आउटवर्ड स्ट्रोक जो है वो ले सकते हो। ओके, और ये स्ट्रोक्स लेने के लिए ही यहाँ पे स्टिक सिलेंडर हमें दिया हुआ है कि हम इसे पीछे भी जो मतलब मटेरियल है उसे डाल सकते हैं। देखो ये थोड़ी अच्छी वाली फिगर है, आपका माउंटिंग है, आपका कैबिन है, बूम सिलेंडर है, स्टिक सिलेंडर है, बूम है, डिपर स्टिक्स है, बकेट है आपका यानी कि डिपर है, और बकेट सिलेंडर है। ओके, ऐसे मतलब जो ट्रेंचेस बनाने हो तो उसके लिए आपकी बैक हो यूज़ होती है और उसे हम बैक शोवेल भी बोलते हैं। तो आज यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of construction equipment and automation. Thank you.